जय हिंद स्टूडेंट, सभी प्यारे बच्चे, सभी फ्यूचर फौजी जो क्लास में आ चुके हैं, आने वाले हैं, सभी को जय हिंद, गुड इवनिंग बच्चों। हम सॉल्व करेंगे सैटरडे को पूरा कंप्लीट नर्सिंग असिस्टेंट का पेपर सेट हम सॉल्व करते हैं और बहुत बढ़िया लेवल का पेपर सेट आपको यहाँ पर सॉल्व करवाया जाता है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में जिससे आते हैं, जिस टॉपिक जिस चैप्टर से प्रश्न आते हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए ये पेपर सेट तैयार किए जाते हैं। और मैक्सिमम क्वेश्चन पिछले बार भी मैंने जितने पेपर सेट करवाए थे मैक्सिमम 30 टू 35 क्वेश्चंस जो थे पेपर सेट से आपके आए हुए थे। तो ये पेपर सेट स्किप नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हम बहुत ही अच्छे लेवल के जो हमारे पेपर सेट रहते हैं उनको हम 5 ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज 6 नंबर का पेपर सेट हम कंप्लीट पेपर सेट नर्सिंग असिस्टेंट का विद कंसेप्ट सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर लें बिना किसी देरी के। जी मैम कर लीजिए। आंसर सभी के आने चाहिए बेटा, आंसर सभी के आने चाहिए। सभी से उम्मीद है आज सभी बच्चे अपने क्वेश्चंस काउंट करेंगे और एट लास्ट में जाने से पहले पूरा पेपर सेट आपको अटेंड करना है और अपने स्कोर बताकर जाना है। ठीक है, ताकि सभी बच्चे कंपेयर कर ले कि हम कहाँ हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। बिल्कुल जो नए बच्चे हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, उनका सोनू आर्मी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। लगे रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए। मेहनत करोगे तो सफलता एक दिन सभी को मिलती है। किसी को जल्दी मिल जाती है और किसी को देरी से मिलती है, पर सफलता सभी को मिल जाती है। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है। ठीक है, चलिए तो डिमोटिवेट नहीं होना है, लगे रहना जब तक हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हो जाता। पहला क्वेश्चन है बेटा, आप लोगों के सामने आंसर करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज द जीके, है ना। जीके के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, 10 में 4 का गुणा कर दो, 40 नंबर का आपका जीके होगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर का आपका होता है। माइनस मार्किंग एआरओ वाले बच्चे को नहीं है, एएमसी रिलेशन वाले बच्चों को 1/4 माइनस मार्किंग है। चलिए तो भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? वेयर इज द इंडियाज साउथर मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट लोकेटेड? तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार द्वीप समूह? कहां पर स्थित है बेटा, कहां पर है? आंसर करिएगा सभी। तो कहां स्थित है बेटा? निकोबार में। निकोबार, अंडमान ऊपर और निकोबार में भी ग्रेट निकोबार में नीचे की तरफ सबसे आखिरी पॉइंट हमारी धरती का बोल सकते हैं, हमारे इंडिया का, वो होता है निकोबार में, ग्रेट निकोबार में होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सारे पॉइंट्स आपको याद करना है बेटा। ये अगर हमारा भारत है मान के चले तो हमारे भारत के 4 पॉइंट हैं। आखिरी पॉइंट पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर और दक्षिणी। तो बेटा उत्तर वाला जो नॉर्थ वाला पॉइंट होता है उसको हम इंदिरा कॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इंदिरा कॉल बोलते हैं। और सबसे यहाँ पर होता है क्या? हमारा निकोबार, ग्रेट निकोबार, और निकोबार में होता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट होता है। और यहाँ पर तमिलनाडु में क्या है? तमिलनाडु में हमारी धरती की बात करें तो तमिलनाडु में कन्याकुमारी में हमारा कौन सा? केप केमोरिन। केप केमोरिन है, केप केमोरिन है। लेकिन केप केमोरिन हमारा आखिरीतम बिंदु नहीं है जो कि तमिलनाडु कन्याकुमारी में स्थित है बेटा, तमिलनाडु कन्याकुमारी में। लेकिन ये नहीं है, इससे नीचे और थोड़ा सा नीचे इंदिरा पॉइंट आता है। और इधर गुजरात में और इधर अरुणाचल प्रदेश में भी हमारे पॉइंट हैं। इनके नाम भी आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल, किबुतु, किबितु, किबितु या किबिथु जो है कहां पर है बेटा? एपी में, अरुणाचल प्रदेश में है। और गुजरात में क्या है? गोहार माता, गोहार मोता या गोहार माता हमारे जो गुजरात में है सबसे आखिरी बिंदु है। तो 4 बिंदु आपको पता होना चाहिए हमारे इंडिया के, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर और दक्षिणी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? बेटा कल्चर से 100% पक्का एक प्रश्न आता है, यानी कि हमारी संस्कृति से एक प्रश्न पक्का आपके पेपर में आता ही है। तो हम हमेशा हमारे टेस्ट पेपर में एक क्वेश्चन संस्कृति का, कल्चर का लेकर चलेंगे। सरहुल फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट?
राजस्थान का है बेटा, झारखंड का है, मध्य प्रदेश का है, पश्चिम बंगाल का है सरहुल। सरहुल कहाँ का है? जी बिल्कुल, ये आदिवासी जो जनजाति है, जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है सरहुल, जो कि कहाँ का है बेटा? झारखंड का है। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, झारखंड। अगला प्रश्न है, जिन दो ग्रहों के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, ऐसे कौन से दो प्लैनेट है जिनके पास कोई भी सैटेलाइट्स नहीं है? मून नहीं, बोल सकते हैं मून नहीं है। जैसे हमारी पृथ्वी का जो सैटेलाइट है, उपग्रह है, वो चंद्रमा है। तो कौन से हैं दो जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र, बुध और शनि, पृथ्वी और बृहस्पति, शुक्र और मंगल। क्या आएगा राइट आंसर? बुध और शुक्र इज द राइट आंसर। बेटा मरकरी और वीनस के कोई भी सैटेलाइट्स नहीं होते हैं। और सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स किसके हैं? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट यहां से बनता है। सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं? सबसे ज्यादा अभी फिलहाल सबसे ज्यादा चेंज हो चुके हैं काफी टाइम से, यही हैं, इसी के हैं। सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं बेटा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं जिसको पता है ना। मैक्सिमम सैटेलाइट किसकी हैं? किसकी है? सैटर्न की है बेटा, सैटर्न, शनि, शनि की है, शनि, ठीक है, शनि, सैटर्न शनि ग्रह के सबसे ज्यादा है। आई थिंक 149 समथिंग कुछ है, 100 से ऊपर ही है, 100 से 150 के बीच में है, 149 सैटर्न शनि। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? एक क्वेश्चन पक्का कॉन्स्टिट्यूशन का आपके पेपर में आता ही है। 10 क्वेश्चन में से फिक्स क्वेश्चन, एक कल्चर का, एक हिस्ट्री का, एक आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, 2-3 आपके जियोग्राफी के, और बाकी करंट के क्वेश्चन आते हैं, और एक डिफेंस का पक्का फिक्स है। फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन वाज द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज टेकन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कहाँ से लिया गया है मैडम? रूस के संविधान से लिया गया है। कौन से अनुच्छेद में फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य अलग है बेटा, मौलिक अधिकार अलग है, फंडामेंटल ड्यूटीज अलग हैं, फंडामेंटल राइट्स बोथ आर डिफरेंट। तो बेटा कहाँ है ये फंडामेंटल ड्यूटी? आर्टिकल 51A में स्थित है ना। कितनी होती है? कितने हमारे मौलिक कर्तव्य हैं? कितने हैं मैडम? 11 हैं। कितने हैं बेटा? 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो हमारे संविधान में हैं, 11 होते हैं। लेकिन जब बने थे तब 10 थे बेटा। जब मौलिक कर्तव्य बने थे तो बेटा 10 थे, अब 11 हो गए हैं। 2002 में 86th अमेंडमेंट हुआ है संशोधन के दौरान। 86वें संशोधन के दौरान 2002 में कितने हो गए बेटा? 11 हो गए, एक और जोड़ दिया गया है। बिल्कुल बेटा, प्रणाम सभी बच्चों को, प्रणाम। पेपर सॉल्व करने में साथ साथ रिवीजन भी करते जाइए बेटा, साथ साथ रिवीजन भी करते जाइए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो बेटा 1857 की क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो गांधी युग, गांधी इरा, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से पक्का एक क्वेश्चन आता है। बाकी कभी कभी मध्य वाली और कभी कभी पुरानी हिस्ट्री से भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मॉडर्न वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ना पढ़े तो मॉडर्न जरूर पढ़िएगा, आधुनिक इतिहास जरूर पढ़ना। आधुनिक इतिहास में 1857 की क्रांति से क्वेश्चन हर बार आ ही रहे हैं। तो बेटा कहाँ से किया था? लखनऊ, कानपुर, बनारस या इलाहाबाद से किया था? कहाँ से किया था मैडम? लखनऊ, बिल्कुल बेटा। कहाँ से? लखनऊ से किया था, है ना। झांसी से झांसी की रानी ने नेतृत्व किया था। दिल्ली से बहादुर शाह जफर द्वितीय ने किया था। तो अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया था, इस क्रांति की को संभाला था। तो वो आपको पूरा याद रखना है कि कौन सा कहाँ से किसने किया था। लखनऊ से बेगम हजरत महल के द्वारा नेतृत्व किया गया था। ओके चलिए नेक्स्ट वन है बेटा, किसने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? कौन थे वो जिन्होंने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया। किन्होंने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सेना बनाई थी उन्होंने, है ना, अपनी अलग सेना बनाई थी। जिनका सपोर्ट नहीं किया था फिर वो कहाँ गए थे? जापान गए थे।
हिटलर के पास गए थे मदद मांगने के लिए, फिर वहां से अपनी सेना जो हिटलर के पास भारतीय सैनिक जो अंग्रेजों के साथ लड़े थे अपोज में, वहां पर उनको बंदी बनाया गया था, उनको छुड़वा के लाए और वहां से उनको छुड़वा के लाए और अपनी एक सेना बनाई। बिल्कुल, चलिए ओके। नाउ नेक्स्ट, 2025 में G20 शिखर सम्मेलन के 20वें संस्करण की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? 2025 में किसने होस्ट करा था G20 का समिट? ठीक है, चलो आंसर करिएगा बेटा, आंसर जरूर करो। साउथ अफ्रीका, बेल्जियम, अर्जेंटीना या ब्राजील? क्या आएगा? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में कहां पर? साउथ अफ्रीका में हुआ था 2000 और 2026 का भी डिसाइड हो जाता है बेटा। जब सबमिट होती है ना, जब ये G20 की जो है सबमिट होती है, इसी सबमिट में अगला कहाँ होना है वो भी डिसाइड हो जाता है। तो 2026 का कहाँ होने वाला है वो भी आपको पता होना चाहिए। 2026 में कहाँ होगी, डिसाइड हो जाती है जगह। जल्दी से आंसर करिएगा, 2026 में कहाँ होने वाली है बेटा? हाँ, कौन करेगा? जो आजकल बहुत बौखलाया हुआ है ना, जो परेशान बहुत ज्यादा है आजकल। ये जोहेंसबर्ग में हुई थी बेटा, है ना, इसका ध्यान रखना, जोहेंसबर्ग में हुई थी। अगर जोहेंसबर्ग आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। जोहेंसबर्ग कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में ये सबमिट हुई थी 2025 की। हाँ, जोहेंसबर्ग बेटा, जोहेंसबर्ग साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका ना दे तो जोहेंसबर्ग पे आप टिक लगा सकते हो। यूएसए, बहुत बढ़िया बेटा, 2026 में यूएसए, फ्लोरिडा, फ्लोरिडा में कौन कौन होस्ट करेगा? डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि साउथ अफ्रीका तो मैं आने नहीं दूंगा G20 की समिट में। करंट पढ़ेंगे तब देखेंगे, है ना। ओके, तो ट्रंप ने बोल दिया कि तुम तो नहीं आओगे G20 की समिट में, तुम्हें तो मैं आने नहीं दूंगा। वैसे ही परेशान है अभी फिलहाल ट्रंप, सब दूर से परेशान है। चलिए, ब्राजील नहीं बेटा, यूएसए में डिसाइड हुई है 2026 में, दिसंबर के महीने में होने जाने वाली है 2026 में। फ्लोरिडा ट्रंप करेगा, डोनाल्ड ट्रंप। चलो बेटा, मेरिट लिस्ट तो फाइनली आर्मी बनाएगी बेटा, फौज ही बनाएगी। टीसीएस तुम्हारी परीक्षा ले लेगी, टीसीएस तुम्हारे मार्क्स बता देगी, है ना, और उसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो तो फौजी बनाएगी। तुम्हारे सर्टिफिकेट सब कुछ मिला जुला के फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान का मुख्यालय या कहां पर स्थित है? वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट NIRD लोकेटेड? कहाँ है बेटा ये? जो कि ग्रामीण विकास के लिए एक संस्था है, राष्ट्रीय संस्था है, इसका जो मुख्यालय या फिर ये कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल, शिमला में, हैदराबाद में, पटना में, नई दिल्ली में? मैडम हैदराबाद में बेटा, 2006 में बनी थी ये, 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी ये NIRD। ठीक है, बिल्कुल। चलो अगला है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही क्रम बता दो। कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सी उससे छोटी है? कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है? नदी का सही क्रम बताओ, सबसे बड़ी, उससे छोटी और सबसे छोटी। तो ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ी है बेटा, लेकिन हमारे देश की नहीं है, इसलिए हमारे देश की गंगा बोला जाता है। ब्रह्मपुत्र के बाद गंगा, गंगा के बाद गोदावरी, गोदावरी के बाद आती है नर्मदा। ब्रह्मपुत्र के बाद गंगा की लंबाई है, गंगा की लंबाई के बाद गोदावरी आती है, गोदावरी के बाद आती है नर्मदा नदी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना की पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहां पर है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वेस्टर्न कमांड ऑफ द इंडियन नेवी? कितनी कमांड होती है और सभी के हेडक्वार्टर पता होने चाहिए। इंडियन नेवी और आर्मी और एयरफोर्स, तीनों में कितनी कितनी कमांड्स होती हैं और उनके मुख्यालय कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए, और कमांड्स के नाम भी पता होना चाहिए। तो बिल्कुल सही, मुंबई। कहाँ पर है बेटा? मुंबई में है। तो इसकी 3 कमांड होती है। नेवी की जो है बेटा, नेवी की 3 कमांड है, 3 कमांड में से एक पूर्वी कमांड कहाँ पर है बेटा? पूर्वी यानी कि ईस्टर्न कमांड कहाँ पर है? ईस्टर्न कमांड जो है वो स्थित है कहाँ पर? विशाखापट्टनम। कहाँ पर है? विशाखापट्टनम
विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम में है। इसके बाद पश्चिमी कमांड मुंबई में है और दक्षिणी कमांड, ये 3 कमांड ही होती है इसकी। दक्षिणी कमांड कहाँ पर है? ये है आपकी कहाँ पर? कोची में। कहाँ पर है? कोची। 3 कमांड होती है। आर्मी में 7 कमांड होती है और एयरफोर्स में भी 7 कमांड होती है। तीनों सेनाओं की जानकारी डिफेंस से क्वेश्चन पक्का एक आता ही है बेटा। हम डिफेंस का क्वेश्चन एक लेकर चलेंगे हमारे पेपर में, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अगला प्रश्न। हाँ, जीके ऑन टॉप। बेटा जीके टॉप कर लोगे तो बायोलॉजी केमिस्ट्री में भी टॉप करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं एक आधा सब्जेक्ट हर से छूट ही जाता है, इसीलिए तो 50 में से 50 नंबर नहीं आते हैं बेटा। चलिए, किसी का जीके कमजोर है, किसी की केमिस्ट्री, किसी का मैथ्स, किसी का फिजिक्स। बायोलॉजी का प्रश्न है, कौन सा सीएनएस का भाग है बेटा? जल्दी से बता दो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग बता दो। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग बता दो, इसमें से कौन सा होगा? क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, ब्रेन, या सभी के सभी? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या आता है? केंद्रीय क्या बोल रहे हैं? सभी है? कौन बोल रहा है बेटा? ये नर्व्स तुमको जानते हो ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती है, फिर भी ऑल कर रहे हो हैं। पीएनएस में आती है बेटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तुम्हारा, उसमें तंत्रिकाएं आती है, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। कितनी होती है? कपाल तंत्रिकाओं की संख्या और स्पाइनल तंत्रिकाएं जो हैं, जिन्हें हम बोलेंगे मेरु तंत्रिकाएं, मेरु तंत्रिकाएं जिन्हें हम कहेंगे मेरु तंत्रिकाएं। तो बेटा इनकी संख्या भी पता होना चाहिए, कितनी क्रेनियल नर्व्स होती है, कितनी स्पाइनल नर्व्स होती हैं। तो ये तो हमारा पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ना, इसके साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड है ना, मेरु दंड मेरु रज्जु, ये क्या है? दोनों मिला के हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। बाकी तंत्रिकाएं जो भी बची कुची तंत्रिकाएं हैं, नर्व्स हैं, वो पीएनएस बनाती है, ठीक है। बिल्कुल। चलो नाउ नेक्स्ट, एंजाइम क्या होते हैं बेटा? व्हाट आर एंजाइम? एंजाइम क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, लिपिड है, अमीनो अम्ल है, क्या है एंजाइम? बेटा वो वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन उनके हिसाब से उनको छोड़ दो, तुम तुम्हारा उसमें लगो पढ़ाई में। ARO बनाए कि ZRO बनाए, किस लेवल किस हिसाब से बनता है ना, जानकारी चाहिए, बस पढ़ना है नहीं। एग्जाम निकालोगे तब तो रिजल्ट बनेगा। बार बार एक ही प्रश्न। प्रोटीन होते हैं एंजाइम। क्या होते हैं बेटा? प्रोटीन होते हैं, है ना, प्रोटीन एंजाइम होते हैं, एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए बिल्कुल। नाउ नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथ फ्रॉम द स्किन? सांप, केचुआ, बंदर, मनुष्य? जल्दी से बता दो। कौन ऐसा जीव है जो हमारी त्वचा, मतलब खुद की त्वचा हमारी, क्या उसकी त्वचा से सांस लेता है? मैडम केचुआ है। अर्थमों में कहाँ आता है बेटा? बाकी सांप, बंदर, मंकी, मनुष्य जो भी है, इनके पास फेफड़े हैं, है ना, इनके पास तो फेफड़े होते हैं। मैमल्स जितने भी उनमें फेफड़े होते हैं। सांप तुम्हारा रेप्टाइल में आता है, सरीसृप में आता है, तो बाकी के पास फेफड़े होते हैं। और अर्थवॉर्म किस में आता है? जल्दी से बता दो, जल्दी। कौन देता है आंसर? देखते हैं। गाड़ी रुक गई? गाड़ी मत रोको, आगे बढ़ाओ, कमेंट सेक्शन भर जानी चाहिए। एनालिडा, बिल्कुल बेटा, एनालिडा। और एनालिडा की खास बात, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ याद रहे ना रहे, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद परिसंचरण तंत्र एनालिडा और कॉर्डेटा वाले जीव यानी कि हमारे जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें पाया जाता है। बंद परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र इनमें पाया जाता है, एनालिडा और कॉर्डेटा वाले जीवों में, ठीक है। हाँ, और बाकी मोलास्का में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, और बाकी के जीवों में तो परिसंचरण तंत्र होता ही नहीं है ना। जैसे एनालिडा वाले जीव हो गए, पोरीफेरा हो गए, इनमें तो कोई परिसंचरण तंत्र होता ही नहीं है, याद रखना। चलिए अब क्या करें बेटा, हाइट नहीं है तो लटक जाओ,
बढ़ जाए तो इतनी जल्दी तो बढ़ेगी नहीं, है ना। बहुत माइनर सी कम है, थोड़ा सा पॉइंट कम पड़ रहा है तो कुछ योगा योगा कर सकते हैं, बढ़ जाए तो बढ़ जाए, नहीं बढ़े तो क्या ही कर सकते हैं, है ना। बाकी तो हाइट जो है वो है बेटा। नेक्स्ट, प्लेग किससे फैलता है? हाउ डज प्लेग स्प्रेड? कौन फैलाता है प्लेग की बीमारी? जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु या सभी? कौन फैलाता है? हाँ, एक्सेप्शन लीच। बहुत बढ़िया बेटा। लीच जो है, जोंक जो है अपवाद है। हाँ, लिख लो, लिख लो, रिवाइज कर लो। बहुत बढ़िया, अच्छा है, चलो याद है। एनालिडा का अपवाद बेटा, एनालिडा का अपवाद है जोंक, जोंक ही करती रहती है। क्यों है मैडम? लीच है। काहे लीच है मैडम? जोंक क्यों है? जोंक करती है, ओपन पाया जाता है बेटा इसमें, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें पाया जाता है। देयर इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इन द जोंक एनालिडा। खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र जोंक में अपवाद है बेटा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, क्या है ये? कौन किससे फैल रही है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु या सभी? लटक जाओ मतलब एक्सरसाइज करो भैया, लटकने वाली, ऐसा हैंग करने वाली बात नहीं कर रही हूँ मैं, है ना। लटक जाओ मतलब लटकने वाली एक्सरसाइज करने का बोल रही हूँ, योगा करने का बोल रही हूँ बेटा, और कुछ नहीं, है ना, गलत ना समझे। लटक जाओ। किससे फैलती है बेटा? जीवाणु से। यर्सिनिया, यर्सिनिया पेस्टिस, है ना। यर्सिनिया पेस्टिस जो जीवाणु है उसके द्वारा ये बीमारी फैलती है बेटा। दिस इज बैक्टीरियल डिजीज एंड स्प्रेड थ्रू दी बैक्टीरिया यर्सिनिया पेस्टिस, है ना। ओके, चलो। अधिकतम उत्पादकता निम्नलिखित में से कौन से इकोसिस्टम या बायोम में पाई जाती है? मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोम और इकोसिस्टम? सबसे ज्यादा उत्पादकता किसकी है बेटा? इनमें से बता दो बेटा। बिल्कुल, बीएससी नर्सिंग के बाद भी तुम नर्सिंग असिस्टेंट का फॉर्म भर सकते हो। कंडीशन अप्लाई कि तुम्हारी एज जो क्राइटेरिया है वो एज क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, और तो कोई दिक्कत नहीं है। उम्र आपकी आ जानी चाहिए कि भाई 17.5 से 23 नहीं बोलूंगी, जो डेट है वो एग्जैक्ट डेट में बता चुकी हूँ आप लोगों को कई बार, वो डेट आप याद रखना। तो किसकी सबसे ज्यादा उत्पादकता है मैडम? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की सबसे ज्यादा होती है, बिल्कुल। कोई बेस्ट बुक नहीं है नर्सिंग असिस्टेंट की, हम निकालेंगे तब आएगी। नेक्स्ट, प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है, डाइजेशन प्रोटीन स्टार्ट। देखो बेटा, मेरा जो अभी हम जो बैच में पढ़ाते हैं, हम अलग अलग किताबों से मतलब एनसीईआरटी को ही ज्यादातर फॉलो करते हैं। बायोलॉजी भी एनसीईआरटी ही फॉलो की जाती है, मैथ्स में अलग किताबें फॉलो की जाती है, जीके में अलग किताबें, जो आपकी एनसीईआरटी का जो जीके है, जियोग्राफी, जो भी सब्जेक्ट है आपके वो एनसीईआरटी बेस्ड ही फॉलो किए जाते हैं, है ना। तो एक अकेली किताब में सारा समाया हुआ मुझे नहीं दिखी तो मैं आपको नहीं बता सकती। चलिए भाई, इधर बताओ कि डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन स्टार्ट फ्रॉम दी कहाँ? कहाँ मैडम? अमाशय, स्टमक। कौन करता है बेटा? कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन का अमाशय में पाचन करता है? ये भी बता दो, ये भी बता दो जल्दी से बेटा। जो बच्चे टेस्ट सीरीज पर डिपेंड है ना, देखो टेस्ट सीरीज में पूरा डिटेल तो तुमको मिलेगा नहीं, है ना, पूरा डिटेल नहीं मिलेगा, लेकिन टेस्ट सीरीज अगर जो बच्चे टेस्ट सीरीज के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं ना, वो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चनों को रटना मत, उन क्वेश्चनों को आधार मान के उसी टॉपिक से जुड़े हुए दूसरे क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तब बात बनेगी। समझ में आई? जो टेस्ट सीरीज के हिसाब से चल रहे हैं कि हम सिर्फ टेस्ट सीरीज ही कर लेंगे हमारा हो जाएगा, तो क्वेश्चन रटोगे तो नहीं होगा, क्वेश्चन को कंसेप्चुअली दूसरे क्वेश्चन भी उसके साथ करोगे तब बात बन सकती है, बन सकती। ठीक है, चलो। अमाशय में कौन करता है बेटा? कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करता है? मैडम पेप्सिन, बिल्कुल सही। पेप्सिन, सॉरी, हाँ पेप्सिन, पेप्सिन ही तो है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है, प्रोटीन को किस में बदल देता है बेटा? पेप्टोन्स। फिर आगे चलकर इनका पाचन छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में
पाचन हमारा कहाँ से शुरू हो जाता है? मुंह से शुरू हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का पाचन हमारे मुंह में होता है, ध्यान रखिएगा। माल्टोज बनता है कार्बोहाइड्रेट से। ओके, कौन करता है? टाइलिन, बिल्कुल। नेक्स्ट, वे जीव जो लवणता की विस्तृत सीमा को सहन कर सकते हैं, क्या कहोगे? वे जीव जो लवणता की विस्तृत सीमा को सहन कर सकते हैं, कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी। यूरीहेलाइन, मेसोथर्म्स, टेम्परेट, स्टेनोहेलाइन। क्या कहोगे? बिल्कुल बेटा, यूरीहेलाइन बोलते हैं उनको हम, और जो कम सहन करते हैं उन्हें स्टेनोहेलाइन बोलते हैं, और जो मध्यम तापमान में जीवित रहते हैं उन्हें मेसोथर्म्स बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? मेसोथर्म्स। जो ना तो हाई टेम्परेचर ना ही कम तापमान, बीच वाले तापमान में सरवाइव करते हैं, जीवित रहते हैं, उन्हें हम मेसोथर्म्स बोलते हैं। बिल्कुल। चलो, वे जीव कौन कौन से थे जिनके विकास होकर पहले उभयचर बने, जो भूमि और जल दोनों में रहते थे? ऐसे कौन से जीव हैं जो भूमि और जल दोनों पर रहते थे और जिनके बाद ही क्या बने? उभयचर बने। कौन सा जीव है वो? ओ ये गड़बड़ हो गई मैडम, सारा हमारे एक क्वेश्चन का मजा खराब कर दिया। अरे एक क्वेश्चन कम हो गया हमारे टेस्ट का। मजे नहीं आते, ऐसा हो जाता है गड़बड़ी तो। चलो, वो तो बाय मिस्टेक हुआ है। कौन है? हाँ, मुझे मालूम है, तुम लोगों की नजरें वही ढूंढती है जो नहीं ढूंढना चाहिए। आंसर ही ढूंढती है। ठीक है, बिल्कुल कोई बात नहीं बेटा, लॉफिन है। लॉफिन है। लॉफिन वो जीव है जो पहले जमीन पर गया और फिर बाद में पानी पर भी गया, दोनों में रह सकता था, और इसके बाद से एम्फीबियन बनने शुरू हो गए, उभयचर बने। चलो, जिनने नहीं देखा अच्छी बात है, वो ईमानदार बच्चे हैं, पर जिन्होंने देखा वो तो चीटर खोर है। 350 मिलियन ईयर एगो की बात है बेटा। 350 मिलियन ईयर एगो ये जीव पाए जाते थे। लॉफिन, लॉफिन है वो जीव। पहले उभयचर लॉफिन थी, और लॉफिन पानी में भी रह सकती थी, जल में भी रह सकती थी। इस्थियोसॉरस बेटा क्या है? इसके ऊपर प्रश्न आ चुका है परीक्षा में। इस्थियोसॉरस क्या है? इस्थियो, अरे बेटा बीएससी नर्सिंग वालों के लिए कोई अलग क्राइटेरिया नहीं है, वो तो गर्ल्स में है, एमएनएस एमएनएस बनना है और दूसरी जॉब देखनी है, तो वो बेटा कोई अलग क्राइटेरिया नहीं है। 12वीं वाला बच्चा और बीएससी नर्सिंग वाला बच्चा एक ही लेवल पर रहेगा, नर्सिंग असिस्टेंट की परीक्षा में कोई अंतर नहीं है। स्पैमिंग मत किया करो। अब मैडम सुनेगी नहीं तब तक तो हम प्रश्न पूछते ही रहेंगे। कौन है बेटा ये इस्थियोसॉरस? कौन है ये इस्थियोसॉरस? ये प्रश्न आ चुका है इस्थियोसॉरस को लेकर। फिश लाइक रेप्टाइल, क्या बात, मछली जैसा सरीसृप है, बहुत बढ़िया बेटा, नहीं जा रहे हो। मछली जैसा सरीसृप है ये, फिश लाइक रेप्टाइल। ये प्रश्न आ चुका है परीक्षा में, मछली जैसा सरीसृप। ठीक है, मछली जैसा सरीसृप। और बेटा ये स्ट्रू जो है, स्ट्रू जो है हमारी शुरुआत है, स्तनधारियों की शुरुआत है स्ट्रू, मैमल्स की। बेटा इसे इस्थियोसॉरस ही बोलते हैं, मछली जैसा सरीसृप है ये सरीसृप है इस्थियोसॉरस, लेकिन दिखता किसके जैसा है? मछली जैसा दिखता है। ठीक है, ये 250 मिलियन, आज से 250 मिलियन साल पहले ये लुप्त हो चुका, ये लुप्त हो चुका है। ठीक है, चलो, अमीबा भोजन ग्रहण करता है और अस्थायी उंगली नुमा संरचना के द्वारा उस भोजन को निगलता है, उसे क्या कहते हैं? जिसमें अमीबा जिनका उपयोग चलने फिरने में और खाने को निगलने में करता है, उन संरचनाओं का नाम बता दो। सीलिया बोलते हैं, फ्लैजिला बोलते हैं, सुडोपोडिया बोलते हैं, पोडिया बोलते हैं, क्या कहते हैं? बेटा एज का क्राइटेरिया तो
किसी के लिए भी छूट नहीं है, शायद स्पोर्ट्स वालों के लिए थोड़ी बहुत छूट हो, वो नोटिफिकेशन अपन पढ़ेंगे तो देखेंगे। डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए छूट नहीं है बेटा हाइट में। क्या है? स्यूडोपोडिया है। स्यूडोपोडिया यानी कि छद्म पांव होते हैं इनके, झूठे पांव, छद्म पांव, सूडोपोडिया, छद्म पाद बोल दो। तो बेटा ये क्या करते हैं, खाने को पकड़ने में और चलने फिरने में मदद करते हैं अमीबा के, ऐसा है ये अमीबा, ये सूडोपोड्स होते हैं। ठीक है, हाँ। फ्लैजिला कौन बोल रहा है भाई? फ्लैजिला। अब फ्लैजिला ये है, ये पूंछ जैसा, ये फ्लैजिला है। स्पम देखा है उसमें टेल लाइक स्ट्रक्चर, उसको फ्लैजिला बोलेंगे। फ्लैजिला किसमें मिलता है बेटा? फ्लैजिला और सीलिया किसकी पहचान है बेटा? ये सीलिया है बेटा, ये सब चलने में मदद करते हैं। सीलिया, पक्षमाभ, कशाभिका, है ना, पक्षमाप, कशाभिका और छद्म पांव तीनों चलने फिरने में मदद करते हैं। तो सीलिया, फ्लैजिला किसमें पाया जाता है? फ्लैजिला किसकी पहचान है मैडम? मोनेरा बैक्टीरिया वाले जीवों में फ्लैजिला पाया जाता है। सीलिया किसकी पहचान है? प्रोटिस्टा वाले जीवों में फ्लैजिला भी होता है और सीलिया भी होता है। तो सीलिया जो है पैरामीशियम में मिलेगा, पैरामीशियम में चप्पल की आकृति का जीव जो है उसमें सीलिया मिलता है। ठीक है, चलिए बिल्कुल। नेक्स्ट, हार्मोन्स द्वारा हृदय की धड़कन गति तेज हो जाती है। ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो हमारे दिल की धड़कन बढ़ा देता है? दिल की धड़कन बढ़ जाती है, छक्के छूट जाते हैं, सामने शेर आ गया, छक्के छूट गए, दिल की धड़कन बढ़ गई, हाँ 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 करके हाँपोगे। कौन सा हार्मोन्स निकलता है? ट्रिपल एफ, ट्रिपल 4S वाला हार्मोन्स जिसको बोलते हैं, कौन सा हार्मोन्स है? अरे मैंने बता ही दिया आंसर मैडम, एड्रेनालाइन, है ना। हक्के बक्के हो जाते हो जब शेर सामने आ जाए, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, आंखें फटी रह जाती है, मुंह फटा रह जाता है, पसीना आ जाता है, घबराहट होती है, एड्रेनाल निकलता है। कहाँ से निकलता है? एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? किडनी के ऊपर टोपी जैसी संरचना होती है, ऑन किडनी, है ना। वृक्क पर स्थित होती है, टोपी नुमा संरचना देखी होगी, दो किडनी आ रही हैं मजे में टोपी लगाकर, ये है एड्रिनल ग्रंथि। फिर किसमें पूछ रहे हो बेटा? कहाँ से निकलता है? लो, मेडुला से कि कॉर्टेक्स वाले हिस्से से? पायल की आवाज आती है, हाँ, रात को पायल की आवाज आती है तो भी एड्रिनल निकलता है, बिल्कुल सही। चलो आगे बढ़े बेटा। आ मूत्राशय विहीन प्राणी बता दो, एनिमल विदाउट यूरिनरी ब्लैडर, किसमें मूत्राशय नहीं पाया जाता? नहीं बेटा, एज में भी नहीं, एज में भी नहीं मिलती है बेटा, ना हाइट में ना एज में, किसी में नहीं मिलती है छूट। ठीक है। तो बेटा पक्षियों में मूत्राशय विहीन होते हैं, पक्षी में नहीं मिलता है, बाकी तो मिलता है सभी में। कुछ सरीसृप हैं और कुछ एम्फीबियंस है जिनमें भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलो। पौधों में भोजन का स्थानांतरण कौन करता है? एक आधा प्रश्न ऐसा आता है पेपर में, एक दो प्रश्न ऐसे आते हैं जिन्हें देख के हमारा कौन सा हार्मोन्स निकलता है, खुश होने वाला कौन सा हार्मोन्स है, जिससे खुशी होती है। जब हम खुश होते हैं तो वो हार्मोन्स निकलता है, उसका नाम भी बताना और इसका आंसर भी देना, है ना। जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, कॉर्टेक्स। मैडम फ्लोएम है, फ्लोएम मतलब फ से फूड यानी खाना, और जाइलम जल का संवहन करता है। अब मुझे बता दो जल्दी से कि कौन सा हार्मोन्स है जो खुशी में निकलता है जब हम खुश होते हैं? डोपामीन, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन निकालते हो तुम खुशी में, डोपामिन निकलता है बेटा, है ना। तो उस उन क्वेश्चनों को देख के हमारा डोपामिन निकल जाता है। क्या क्वेश्चन है, मजा आ गए पेपर में। और जब खतरनाक वाले तो हमारा दिमाग खराब होता है, एड्रिनल निकलता है, फिर हम घबरा जाते हैं। चलिए, निम्न में से कौन अलैंगिक संरचना नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअल स्ट्रक्चर? बेटा मैं नहीं जानती, किताब किताब मत पूछा करो मुझसे, है ना, मेरे पास तो है नहीं। जल्दी से बतावें। हाँ,
बहुत बढ़िया बेटा, डी वाले। जी बिल्कुल बेटा, रेगुलर करने वाले हैं, रेगुलर टेस्ट पेपर हम करने वाले हैं जी बिल्कुल। कॉनिडिया बर्ड बेटा, कॉनिडिया असेक्सुअल स्ट्रक्चर है, अलैंगिक संरचना है। फंगस वंगस कवक वक पड़े होंगे उसमें कॉनिडिया बनता है ना। कलिकाएं बर्ड्स भी असेक्सुअल अलैंगिक प्रजनन मुकुलन में बनती है ना। और जेम्यूल कप, ये जेम्यूल जो होते हैं ये भी प्लांट में असेक्सुअल संरचना है। किसमें मिलते हैं, किसमें जेम्यूल बनते हैं, गैम्यूल जेम्यूल किसमें बनते हैं, वो भी असेक्सुअल है। गैमेट्स, इनको हम नहीं भी जानते तो गैमेट्स तो जानते ही हो। गैमेट्स मतलब क्या, युग्मक मतलब क्या बेटा, अंडाणु और शुक्राणु। और तुम जानते हो कि अंडाणु और शुक्राणु लैंगिक रूप से बनते हैं, अलैंगिक रूप से तो बनेगी ही नहीं गैमेट्स। ठीक है, युग्मक जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं, लैंगिक प्रजनन में युग्मक बनते हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल। चलो नेक्स्ट है, शुक्राणु को तैरने और अंडे तक पहुंचने के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है? कौन सा क्षेत्र है शुक्राणु का जो उसको तैरने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है? कहाँ से मिलेगी बेटा? पूंछ में मिलेगी, सिर में मिलेगी, गर्दन में मिलेगी कि मध्य भाग में मिलेगी? कहाँ मिलती है? टेल वालों को तो ना टेल पकड़ के पिटाई लग जाएगी, पूंछ में नहीं, पूंछ से नहीं मिलती है बेटा। ऊर्जा बोला है, पूंछ तो आगे उसको चलने में मदद करती है ना। पूंछ तो चलने में मदद करती है, मोटिलिटी प्रोवाइड करती है, लेकिन ऊर्जा कहाँ से मिलती है, कहाँ है मैडम? ऊर्जा का स्रोत तो माइटोकॉन्ड्रिया है। ऊर्जा घर क्या है बेटा, जानते हो तुम? पावर हाउस किसको बोलते हैं? ऊर्जा घस नहीं, सॉरी, घर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ मिलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा घर है, पावर हाउस बोलते हैं इसको, पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की पूरी हिस्ट्री लिख दो जल्दी से कमेंट सेक्शन में, जो फुर्सत में बैठे हैं, या दिमाग में चिपका लो। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें होते हैं, किसमें नहीं होते हैं, किसमें सबसे ज्यादा होते हैं, पूरा कहाँ है? मिडिल पीस में होती है बेटा। मिडिल पीस मध्य भाग जो है स्पर्म का, उसमें पाया जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस। और ये ऊर्जा का स्रोत है स्पर्म को तैरने और अंडे तक पहुंचने के लिए। एटीपी, हाँ 36 एटीपी, पूरी की पूरी 38 एटीपी बनती है। और जो है 36 एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, 2 एटीपी आपकी साइटोप्लाज्म में बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी थी बेटा? नाम बेंडा ने दिया था, बिल्कुल बेटा सही बोल रहे हैं। इसका नामकरण किसने किया था? बेंडा ने दिया था। खोज किसने करी थी बेटा? नाम तो बेंडा के द्वारा दिया गया। खोजकर्ता कौन है बेटा? इसकी खोज किसने करी है? जल्दी से पूरी हिस्ट्री निकाल के फेंक दो माइटोकॉन्ड्रिया की। यही तो रिवीजन का तरीका है बेटा। अल्टमैन नहीं, पॉलीकर। अल्टमैन वाले सुधर जाओ, पॉलीकर। पॉलीकर ने इसकी खोज करी थी। और माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं मिलते हैं बेटा? आरबीसी में नहीं मिलते हैं मैडम, और बैक्टीरिया में, मोनेरा वाले जीवों में नहीं मिलते हैं। एब्सेंट कहाँ है बेटा? ये अनुपस्थित कहाँ होते हैं? अनुपस्थित होते हैं मैडम जीवाणु यानी कि मोनेरा वाले जीवों में, और आरबीसी में इनमें नहीं मिलते हैं। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। कौन बोल रहा है प्लांट सेल में नहीं होता है? गलत। प्लांट सेल में तो वो नहीं होता तुम्हारा सेंट्रियोल, तारक काय नहीं होता, तारक केंद्र नहीं होता। ठीक है, चलो। सूर्य के प्रकाश में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं बेटा? प्लांट ग्रोइंग इन सनलाइट आर नोन एज साइकोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, जेरोफाइट्स, हेलियोफाइट्स। जो सनलाइट में ग्रो करते हैं, जो सूरज के बिना नहीं रह सकते, जिन्हें सूरज चाहिए, जैसे आम का पेड़, लाइट चाहिए चाहिए। आम का पेड़ इसीलिए हमारे देश में है, कनाडा में नहीं है, क्योंकि वहां पर ठंडी है। क्या? हेलियोफाइट्स बेटा, हेलियोफाइट्स जिनको सनलाइट पसंद होती है, और जिनको पसंद नहीं होती, जिन्हें छांव पसंद है, उन्हें साइकोफाइट्स बोलते हैं। हाइड्रोफाइट्स वो होते हैं बेटा जो जल में पाए जाते हैं, और जेरोफाइट्स वो हैं जो मरुस्थल में पाए जाते हैं।
ठीक है, बिल्कुल। नाउ नेक्स्ट केमिस्ट्री, 15 क्वेश्चन आएंगे बेटा, 15 चौक 60 नंबर। प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक इनमें से कौन सा है जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? वैसे तो बायोलॉजी का हो गया, पर केमिस्ट्री में भी हमें दिए हुए हैं कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, केमिस्ट्री में भी आता है। आंसर करिएगा सभी। देख लो बेटा, अपनी मर्जी, आपको ज्वाइन करना है तो करें, नहीं करना है, आपको लग रहा है कि नहीं हम और अच्छे से कंपटीशन बढ़ रहा है तैयारी अच्छी होनी चाहिए, तो आप कर सकते हो। इस बार हमने बायोलॉजी 11वीं 12वीं की भी ले ली है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी पूछ रहे हैं, टीसीएस वाला यहाँ से भी प्रश्न पूछ रहा है। ओके, तो बेटा सेल्यूलोज, सेल्यूलोज जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज नहीं है बेटा, सेल्यूलोज है, गड़बड़ा ना करो, सेल्यूलोज सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है या ठोस है? हाइड्रोजन क्या है? कहाँ है मैडम? एस ब्लॉक का पहला एलिमेंट। परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का 1 होता है मैडम। इसका परमाणु द्रव्यमान 1.008 होता है। द्रव्यमान, मास, हम 1 मान के चलते क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो ये इसका परमाणु क्रमांक हो गया। कहाँ मिलता है? एस ब्लॉक का एलिमेंट है मैडम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है इसका, और दोनों की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह? हेलोजन और अल्केली मेटल दोनों की तरह व्यवहार करता है। हेलोजन की तरह भी व्यवहार करता है ना, हेलोजन की तरह व्यवहार भी करता है। ऑक्सीकरण अवस्था इसकी 2 होती है, +1 भी होती है, -1 भी होती है। हेलोजन और क्षारीय धातु दोनों की तरह व्यवहार करता है, और एस ब्लॉक का है पहला, इसका परमाणु क्रमांक है। तो ये क्या है? पर ये धातु नहीं है, ये अधातु है। ये अधातु है बेटा, नॉन मेटल है हाइड्रोजन, और एक गैस है। क्या है? गैस है, गैस होती है, और गैसीय अवस्था में मिलता है मतलब। और सबसे ज्यादा यूनिवर्स में पाया जाने वाला एलिमेंट हाइड्रोजन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन की खोज किसने करी? जल्दी से बता दो, खोज करता कौन है बेटा? इसकी डिस्कवरी कर किसने की है? हाइड्रोजन की खोज किसने करी है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो। हाँ बिल्कुल, गोस्वामी, बिल्कुल सही बेटा। कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश ने खोज करी थी, कैवेंडिश। ये होता है तरीका बेटा पढ़ने का, ऐसे बच्चे सिलेक्शन लेके जाते हैं, तो रिवाइज करो, रटो नहीं। नेक्स्ट, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? इन द फॉर्म व्हाट, विच फॉर्म प्रेजेंट इन द यूरिया? नाइट्रोजन की कौन सी फॉर्म यूरिया में प्रेजेंट होती है? नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, अमाइड। कौन बोल रहा है नाइट्रेट? अरे बेटा, नाइट्रेट तो पौधों द्वारा ग्रहण करने वाली अवस्था है ना? पौधों द्वारा नाइट्रोजन को ग्रहण इस अवस्था में किया जाता है, नाइट्रेट में किया जाता है। ठीक है, NO3 जिसको हम बोलते हैं, जिसे हम NO3 माइनस के 2 माइनस वाली अवस्था में करते हैं। अमाइड है बेटा वो, अमाइड। अमाइड किसको बोलते हैं मैडम? बेटा ये जहाँ NH2 जुड़ा है ना, जहाँ NH2 वाला ग्रुप जुड़ा है, इसको अमाइड बोला जाता है। NH2 वाली फॉर्म को अमाइड बोलते हैं बेटा। और यूरिया का सूत्र तुम जानते हो, यूरिया का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। NH2CO, NH2 ये यूरिया होता है बेटा। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा बनाया जाता है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है बेटा इसको, यूरिया को। और सबसे पहला बनाया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, सबसे पहला बनाया गया कार्बनिक यौगिक लेब में यूरिया। ठीक है,
ठीक है, चलो। हीलियम तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द हीलियम बता दो। 2, 0, 1, -1। हाँ बेटा, जल्दी जल्दी आंसर करोगे तो जल्दी जल्दी हम भी जल्दी कर देंगे। क्या है बेटा? 0। अरे बेटा, हीलियम तो निष्क्रिय गैस है ना? निष्क्रिय गैसों की ऑक्सीकरण अवस्था हम 0 मानकर चलते हैं, हीलियम। और एक ये क्या है, इसकी मौलिक अवस्था में, मूल अवस्था में, फंडामेंटल स्टेट में है। और जो अपनी मूल अवस्था में होता है, फंडामेंटल स्टेट में, जो किसी के साथ जुड़ता नहीं है, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है। क्या होती है बेटा? 0 होती है ना? बिल्कुल। चलो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बता दो। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस। इनमें से कौन सा है? कहीं गड़बड़ लग रही है मैडम? बिल्कुल लग रही है बेटा। नहीं लग रही है, नहीं लग रही है। क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। जिप्सम को गर्म करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड, इसको जिप्सम बोलते हैं। सॉरी, जिप्सम, जिप्सम है। और इसको बेटा गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। CaSO4 हेमीहाइड्रेटेड, आधा यानी कि हेमीहाइड्रेटेड। इसका नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड, हेमीहाइड्रेटेड। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड को हम क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज तो तुम्हें जानते ही होंगे। हड्डियाँ वड्डियाँ टूट जाए तो पट्टा चढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, और इसका सूत्र मैडम यहाँ तो कहीं आधा लिखा ही नहीं है, यहाँ तो कहीं आधा लिखा नहीं है, तो कोई नहीं बेटा, ये सूत्र होता है। 2 का गुणा कर दो अगर इसमें, थोड़ा कंसेप्ट हो गया, कंसेप्चुअल बन गया ये क्वेश्चन। इसका 2 का गुणा कर देंगे तो 2ACOSO4 हो जाएगा, और ये 2 से 2 कट जाएगा, .H2 हो जाएगा। तो ऑप्शन ये आ जाएगा इसका राइट आंसर, है ना? वैसे ऐसा नहीं आना चाहिए, ऐसे ही आना चाहिए, लेकिन 2 का गुणा करके ये आधा कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 ही बचेगा, और यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। चलो आगे बढ़े। थर्माइट प्रक्रिया में कौन सा अपचायक प्रयोग किया जाता है? थर्माइट विधि में कौन सा वाला रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज करते हैं? जल्दी से बताओ। कार्बन का, जिंक का, सोडियम का, या एल्यूमिनियम का? थर्माइट विधि पूछी गई है रिलेशन वालों को। इसमें क्या करते हैं? आयरन का जो ऑक्साइड है Fe2O3, उसके एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराते हैं, आयरन को हटाते हैं और Al2O3 बना देते हैं, और इसमें ऊर्जा निकल जाती है। ये थर्माइट विधि की प्रक्रिया है बेटा, ये थर्माइट मेथड है। तो रिड्यूस कर रहा है, देखो, है ना? ये इसको क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। एल्यूमिनियम आयरन हमें मिल जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। एक प्रश्न ये पूछा गया था परीक्षा में कि थर्माइट विधि में किसका निष्कासन किया जाता है, किसको निकाला जाता है, किसको डिस्प्लेस किया जाता है? तो आयरन को ये प्रश्न पूछा गया था। आयरन को निकाला जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब कौन यूज कर, किसका उपयोग करता है? आयरन को हटाने के लिए एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट है अभिक्रिया, आपको दे रखी है बेटा, और इसमें से मुझे बता दो कि कौन कार्बन किस रूप में कार्य कर रहा है। कार्बन का क्या काम है, जल्दी से बता दो। हाँ अच्छा, ये बेटा अयस्क का निष्कासन करते हैं ना हम, अयस्क वाला जो चैप्टर है ना, मेटेरोलॉजी जिसे हम बोलते हैं, मेटेरोलॉजी, वो वाला चैप्टर से है बेटा ये। अयस्क को निकालने की प्रक्रिया जो होती है, उस चैप्टर से था वो प्रश्न। थर्माइट विधि वही है। हाँ, क्या हो रहा है बेटा? सी का क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है? जल्दी बता दो, आसान है, कर दोगे? थोड़ा सा दिमाग लगा लो, बहुत आसान है मैडम। कार्बन इससे जुड़ गया तो इसका ऑक्सीकरण हो गया, ऐसा भी कर सकते हो।
जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है उसका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऐसे भी कर लो, ऑक्सीडेशन नंबर से भी कर लो, ऑक्सीडेशन होता है बेटा। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो अपचायक होता है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि अपचायक, उसे हम अपचायक बोलते हैं। तो ये आपका कहाँ गया, अपचायक है, ये क्या है, अपचायक है। और ये ऑक्सीकारक बोला, ऑक्सीकारक, ठीक है। चलो, हाँ पता है ना, मुझे आई थी थर्माइट विधि बेटा, पूछी थी पिछले साल, पूछी थी, बिल्कुल पूछी थी, जानते हैं हम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, कौन सी रिएक्शन है जिसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा यानी कि आपकी लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी, रेस्पिरेशन में होता है क्या बेटा, फर्मेंटेशन में होता है, फोटोसिंथेसिस में होता है, रेस्पिरेशन में होता है। बता दो जल्दी से, क्या आएगा। अरे बेटा, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण में ही तो बनती है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। श्वसन में श्वसन में अलग, श्वसन रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन की रिएक्शन वही कि ग्लूकोज का टूट जाना, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और पानी बन जाना, वो श्वसन की प्रक्रिया होती है। ये C6H12O6 है ना, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और क्या, पानी और ATP, ये श्वसन है, रेस्पिरेशन है। वो फोटो श्वसन पादपों में होता है, ठीक है। चलो, आधुनिक आवर्त सारणी में लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी जिसको हम बोलते हैं, इनकम्प्लीट वाला पीरियड कौन सा है, अधूरा आवर्त कौन सा है, बहुत आसान है, बता दोगे, सभी का आंसर आना चाहिए। जितने भी बच्चे क्लास, दूध का दही किण्वन फर्मेंटेशन, बिल्कुल बेटा, दूध से दही बनना, बिल्कुल बेटा, किण्वन की प्रक्रिया है फर्मेंटेशन। उसमें तुम्हारे बैक्टीरिया कौन सा वाला, लैक्टोबैसिलस काम करता है। कौन सा अधूरा आवर्त है बेटा, सबसे आखिरी वाला 7वें नंबर का। अरे बेटा, अभी है ना, क्या ही बताएं हम आपको, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेकर परेशान है, मैडम आपको ठंड नहीं लगती, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे ठंड नहीं लगती। अरे मुझे भी लगती है ठंड, पर क्या बताएं कि मुंबई का मौसम ऐसा है कि यहाँ ठंडी नहीं है ना, मुंबई का मौसम ही ऐसा है, आके देख लेना। ठंड के मौसम में आना, स्वेटर लेके आना, सारे त्याग दोगे स्वेटर छोड़, भूल जाओगे पहनना मुंबई में रह के, ठीक है। अक्षय कुमार हीरो, लगती है बेटा, क्यों नहीं लगती, मैं इंसान हूँ, नॉर्मल पर्सन हूँ, मुझे भी लगती है, पर यहाँ मुंबई में ठंडी नहीं है बेटा, क्या करें। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थिति में रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होगी, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द केमिकल रिएक्शन डज नॉट अकर, रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, क्या, जल्दी से बताओ। नहीं है बेटा, नहीं है, कौन है ये, श्रीवास्तव, श्रीवास्तव क्या नाम है, एक मिनट, स्वर्ण सिंह है ना, स्वर्ण सिंह नहीं है बेटा, ठीक है, नहीं है सामान्य नमक का हवा में संपर्क में आना, कोयले को हवा में जलाओगे रासायनिक अभिक्रिया होगी, सोडियम को पानी में डालोगे होगी कि नहीं होगी, लोहे कर हवा में छोड़ दोगे तो जंग लग जाएगी। बेटा ये इतनी बार परेशान कर रहे हो तो तुम गूगल कर लो ना, हैं, गूगल कर लो, हम नहीं जानते चलो, सामान्य नमक का हवा में संपर्क में आना, तो नमक को हवा में संपर्क में आने से चैल जाता है ना, चैल जाएगा, या नमक रखा है घर में,
कटोरी वगैरह में, डब्बे वगैरह में जो हम खाने की टेबल पर रख लेते हैं तो कोई रिएक्शन विएक्शन नहीं होती है, तो सिचुएशन में केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। कहोगे मैडम सोडियम को पानी में डाल दोगे तो क्या होगा? पानी में डाल दोगे सोडियम को, तो मैडम ये हमें कंफ्यूज कर रहा है, इसको समझा दें। तो बेटा इसमें क्या होता है कि तुम जब सोडियम की पानी के साथ अभिक्रिया कराते हो तो ये खतरनाक उत्पाद बनता है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, है ना। खतरनाक इसलिए बोला क्योंकि सबसे मजबूत है बेटा, ये सबसे मजबूत क्षार बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी, है ना, ये रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, चलो। निम्नलिखित में से कौन सा नियम कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण की व्याख्या करेगा? कौन सा नियम लगाओगे? केमिकल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग के नियम लगा दो, कौन सा लगाओगे? द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगाओगे, गुणित अनुपात का नियम लगाओगे, विक्रम अनुपात का नियम लगाओगे, निश्चित अनुपात का नियम लगाओ? जल्दी बता दो। बेटा जिसकी परीक्षा पहले है देख लो, अब तुम ही जानो कि कैसे करोगे। अब तुम नोट्स तुम्हारे कहाँ से बेनिफिशियल हैं, जहाँ से अपने नोट्स बना रहे हो वो वाले फायदेमंद वाले नोट्स बनाते रहें, और जिसका एग्जाम पहले है उसका रिवीजन भी करते रहें, तो होगा और क्या। कौन सा नियम लगाएंगे भाई? जल्दी से आ रहे हैं आंसर, चलो अच्छी बात है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम लगेगा। गुणा हो रहा है भाई, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कई यौगिक बना रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। गुणित अनुपात का नियम, अब मुझे ये बता दो कि कौन है जिसने गुणित अनुपात का नियम दिया था? जल्दी से कौन है? अपराउस्ट नहीं है बेटा, डाल्टन। डाल्टन है, पूछा गया प्रश्न है बेटा, ये इनसे प्रश्न आ चुका है परीक्षा में। डाल्टन जी ने दिया था गुणित अनुपात का नियम। हाँ, बढ़िया। हवा के गुब्बारे में हाइड्रोजन की तुलना में हीलियम को प्राथमिकता दी जाती है, क्यों? हीलियम इज प्रेफर्ड टू द हाइड्रोजन इन एयर बलून। एयर बलून में हीलियम भरी जाती है, क्यों? बड़े बड़े हवा के गुब्बारे क्यों भरी जाती? सस्ती है, सघन कम है मैडम, अधिक उठने की शक्ति है, हल्की होती है मतलब, या हवा के साथ विस्फोटक मिश्रण सॉरी नहीं बनाती। हवा के साथ क्या नहीं बनाती? डज नॉट फॉर्म एन एक्सप्लोजिव मिक्सचर विथ एयर। तो ब्लास्ट होने का खतरा कम होता है क्योंकि निष्क्रिय गैस है। क्या है? निष्क्रिय गैस है, बिल्कुल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा डेबर आयनर ट्राइट नहीं है? कौन सा डेबर आयनर का ट्रिक का नियम नहीं है इसमें से? ट्राइट बोले तो ट्रिक। डेबोर आयनर का ट्रिक का नियम कौन से वाले तत्व इसमें से फॉलो नहीं करेंगे? कौन से हैं बेटा? फरवरी तक इंतजार कर लो, आखिरी तक वैकेंसी आ जाएगी, है ना, आ जाएगा नोटिफिकेशन, आ जाएगा फरवरी एंड तक, बेटा वेट कर लो। ये तो है, लीना की रूबी वाला है, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरिलियम भी है, क्लोरीन फ्लोरीन आयोडीन भी है मैडम, ये नहीं है, ये वाला डेबोन आयनर के ट्रिक के नियम में नहीं आता है, बिल्कुल। चलो, धातु ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं बेटा? मेटल ऑक्साइड इन नेचर, धातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, कार्बनिक होते हैं, उदासीन होते हैं। आगे आंसर बेटा, धातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं बेटा, सामान्यतः जनरली।
कुछ एक्सेप्शन है उनको छोड़ के। अधातुओं के ऑक्साइड ऑफ द नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर, एंड मेटल नॉन मेटल के एसिडिक और मेटल के बेसिक। ठीक है, चलो नेक्स्ट। दो कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बंध बन रहा है, तो क्या कारण है, कैसे बनता है? दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है ऐसे, तो ये कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है? ऑप्शन पढ़े और आंसर करें बेटा, ऑप्शन पढ़ें और आंसर करें बेटा। वैकेंसी एएमसी में वैकेंसी जो अभी आई ना, अभी जितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है ना, उनको गिन लो, उतनी ही आएगी या उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा आएगी, निश्चित नहीं है, पहले से बताई नहीं जाती है वैकेंसी। तो जल्दी से आंसर करिए, क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है बेटा, अधातु जब मिलती है ना, अधातु के बीच में कौन सा बंध बनता है? नॉन मेटल फॉर्म करती है। विच टाइप ऑफ बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध बनता है बेटा। पहली बात तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जिसे हम सहसंयोजक बंध बोलते हैं, सहसंयोजक बंध बोलते हैं, ये बनाती हैं। और ये सहसंयोजक बंध कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके, है ना। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिरी वैलेंस शेल में? मैडम 4। ये कार्बन के पास कितने होंगे? 4 होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेते हैं, साझेदारी कर लेते हैं। साझा होता है बेटा, शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉनों की। और चूंकि डबल बॉन्ड बन रहा है तो 2 जोड़े की शेयरिंग हो जाएगी, क्योंकि डबल बॉन्ड बन रहा है तो 2 की शेयरिंग होगी, 2 की शेयरिंग होगी। ठीक है, बिल्कुल। तो राइट आंसर क्या होगा? 2 साझा इलेक्ट्रॉन युग्म के द्वारा, 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के द्वारा। प्रोटॉन का साझाकरण होता नहीं, प्रोटॉन भाग नहीं लेता है, इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं बंध बनाने में, प्रोटॉन भाग नहीं लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का एक कार्बन परमाणु दूसरे में स्थानांतरण, बेटा स्थानांतरण किस में होता है? आयनिक बंध में होता है, और वो धातु और धातु के बीच में बनता है, धातु और अधातु के बीच में बनता है। ठीक है, धातु नहीं, धातु और अधातु के बीच में, उसे आयनिक बंध बोलते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलो अगला है फिजिक्स का। अब वो बच्चे रुकेंगे जो मेरिट लिस्ट वाले हैं। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्यतः तापमान बता दो। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, लेकिन सेल्सियस में नहीं बताना है, केल्विन में बताना है, बता दो। आएंगे बेटा, बिल्कुल आएंगे, बिरजू ब्लास्टर आएंगे बेटा, है ना। थोड़ा सा डेली शुरुआत कर रहे हैं, अभी हम ऑल्टरनेट शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे हम जो है फ्रीक्वेंसी पेपरों की बढ़ाते जाएंगे। कौन कौन बोल रहा है 280? बेटा रिलेशन क्या होता है? डिग्री सेल्सियस से तुम्हें केल्विन में 273.15 डिग्री सेल्सियस मान होता है केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में, है ना। तो ये जोड़ दो, ये जोड़ दोगे तो आपका डिग्री सेंटीग्रेड अब 37 होता है। नॉर्मल सामान्य तापमान कितना होता है मानव शरीर का? 37 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अब इसको चेंज कर लो बेटा केल्विन में, रिलेशन याद कर लेना, ये वाला इंपॉर्टेंट है सारे। सेल्सियस से केल्विन, केल्विन से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से जो भी है सारी स्केल वो याद होनी चाहिए। तो कितना दिया हुआ है? 37 दिया हुआ है ना, 37 जोड़ दो कितना आएगा? 273.15 में 37 जोड़ दो। 7 3 10 11 310 कितना आएगा बेटा? 310 केल्विन आएगा, बिल्कुल। चलो, निम्न द्रवों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा किसमें करती है? स्पीड? अरे नी है, कौन है बेटा नी है? हम सामान्य टीचर हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं। मैं कहाँ से हो सकती हूँ? गर्ल्स तो पहली बात नर्सिंग असिस्टेंट में होती नहीं है, तो मैं तो हो ही नहीं सकती ना। नहीं है बेटा, है ना, नहीं है, एने में नहीं है, बस खत्म बात। चलो, तो सबसे ज्यादा ध्वनि स्पीड साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा किस में होती है बेटा? ठोस में होती है। सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, द्रव में उससे कम होती है, गैस में सबसे कम होती है। तो ठोस जो होता है, ठोस में सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद द्रव आता है,
के बाद गैस आती है, तो सबसे ज़्यादा होगी ठोस में। इसमें से ठोस ढूंढ लो, कौन सा है बेटा? स्टील है, स्टील है, स्टील में सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, चलो। पदार्थ का संवेग और वेग का अनुपात निकालो। सॉरी, क्या आएगा? कौन सी भौतिक राशि मिलेगी? संवेग का सूत्र क्या होता है बेटा? मोमेंटम, मैडम एमवी। और किसका? वेग का अनुपात, वेग को हम v से दर्शाते हैं। इन दोनों का अनुपात ले लो, क्या मिलेगा? मास द्रव्यमान, द्रव्यमान मिलेगा, द्रव्यमान मिलेगा, बिल्कुल बेटा। नेक्स्ट, भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति कर रहा है, यह अपकेंद्री बल के प्रभाव से होता है। ग्रह के आसपास उपग्रह चक्कर अगर लगा रहा है या सैटेलाइट घूम रही है, तो उसके ऊपर एक अंदर की तरफ एक बल लगता है, नहीं बाहर की तरफ एक बल लगता है। अभिकेंद्री होता है, ये अपकेंद्री, अपकेंद्री बाहर की तरफ लगता है ऐसे, अभिकेंद्रीय और अपकेंद्री, अपकेंद्री अंदर की तरफ लगता है, अपकेंद्री अंदर की तरफ लगता है, सॉरी अभिकेंद्री अंदर की तरफ लगता है, मैं क्या बोल रही हूँ, अपकेंद्री तो बाहर की तरफ लगता है ना। तो ये जो अपकेंद्री है, किसके कारण लग रहा है? क्या कारण है कि अपकेंद्री बल लग रहा है? तो क्या कारण है बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, है ना। इसको बैलेंस करने वाला बल जो है कौन है? गुरुत्वाकर्षण का बल है, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाया वाला गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, बी आएगा ना। पृथ्वी का थोड़ी पूछ रहे हैं, पृथ्वी के उपग्रह की भूस्थिर सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, हमारी अर्थ की सैटेलाइट की बात कर रहे हैं। उसके ऊपर अर्थ का ग्रेविटेशनल लगेगा, सूरज का थोड़ी लगेगा। ठीक है, चलो। पास्कल किसकी इकाई है बेटा? ऐसा यूनिट है पास्कल किसकी? दाब की ऐसा यूनिट है बेटा पास्कल। दाब का सूत्र याद कर लेना, प्रेशर से इंडिकेट करेंगे क्या होगा। दाब का सूत्र क्या होता है? बल प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं, F/A। बहुत बढ़िया बेटा, न्यूमेरिकल आ जाते हैं इसलिए। नेक्स्ट, हाँ, और इसकी इकाई जो पास्कल किसके बराबर बेटा? बल की इकाई न्यूटन होती है। एरिया की जो यूनिट है, यानी कि आपके क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? मीटर स्क्वायर होगी, और 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर पास्कल होता है। इट्स अ पास्कल, है ना, रास्कल मत कर देना, इट्स अ पास्कल। चलिए, नाउ नेक्स्ट, मैथ्स। वह संख्या बताइए जो अभाज्य है। प्राइम नंबर बताना है तुमको, बहुत आसान प्रश्न है, बता दोगे? प्राइम नंबर। डाइन बेटा बल का है, सीजीएस यूनिट है डाइन, है ना। बिरजू ब्लास्टर, डाइन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ द फोर्स, न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स। बल की एसआई यूनिट, और डाइन, न्यूटन और डाइन में संबंध भी याद रख लेना। नहीं आता कोई बात नहीं बेटा, अरे जो भाग चला जाए जिसमें वो प्राइम नंबर नहीं, इसको डिवाइड कर लो। कौन सा डिवाइड हो रहा है? देखो, जिसके आखिरी में, मैं पहले बता दूं, जिसके आखिरी में 2 या 5 या 0 हो, सम संख्या हो या 0 हो 5 हो, वो नंबर तो कभी भी प्राइम नंबर होते ही नहीं है, कभी भी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, ये तो अभाज्य संख्या होगी ही नहीं। तो जैसे ही नंबर, अब यहाँ तो कहीं मैडम 2 5 0 हमें दिख नहीं रहा है ना, ये प्राइम नंबर नहीं हो सकते कभी भी। जिसके आखिरी में इवन नंबर है
5 है, 2, 5 और 0 है। अब इसको छोड़ के बाकी कैसे निकालें? तो बेटा विभाजित कर लो, पहले 3 से भाग दे लो सब में। जो डिवाइड हो जाएगा, जो विभाजित हो जाएगा वो प्राइम नंबर नहीं है, जो नहीं होगा वो प्राइम नंबर है। तो ये डिवाइड हो रहा है, जी हाँ, इसको डिवाइड करते चलो। आप बोल रहे हो बेटा 87, इसको ही कर लेते हैं चेक। 3 दूना 6 और 3 नम 27, ये नहीं है बेटा, ये विभाजित हो गया, डिवाइड हो गया। बिल्कुल 89 को डिवाइड करो तो जरा किससे डिवाइड हो रहा है? किससे डिवाइड हो रहा है 89? 89 हो रहा है क्या? किससे हो रहा है? 5 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, 6 से हो रहा है, 7 एकम 7, 6 से हो रहा है। और किससे डिवाइड हो रहा है 89? कौन कौन से है दो नंबर बेटा, डिवाइड करके देख लो। डी वाला भी डिवाइड हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? 3 तिया 9 और 7, 6 एकम 6, 7 8 9 47, 9 एकम 9 7, किससे हो रहा है बेटा 97? जल्दी बता दो, दो प्राइम नंबर कहाँ है? चलो और चेक कर लेना, अभी तो 87 मिल गया हमें। ठीक है, चलो। एक आदमी ने एक ट्रांजिस्टर 10% की हानि पर 450 रुपए में बेच दिया, सेलिंग कर दी। तो ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य बता दो, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड आउट करना है। हाँ बेटा आता है, हेपेटाइटिस। कहाँ गाड़ी अटकी हुई है तुम्हारी? हेपेटाइटिस आता है एसटीडी में, बिल्कुल। गोनेरिया, हेपेटाइटिस, हर्पीस, एड्स, एसटीडीज है। अच्छा, और रुको 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 भाई, क्या पूछा है प्रश्न में? ओह, क्वेश्चन गड़बड़ा गया ना। क्या है? फाइंड आउट विच नंबर इज, अरे तो नहीं है तो वही तो बोला है, सही तो है, सही तो है। जो डिवाइड हो जाएगा वही तो नहीं होगा, ये होगा, नहीं होगा, होगा। एक मिनट, फाइंड आउट द नंबर विच इज नॉट, हाँ सही है, सही है। एक मिनट, इसको नोट को हटा लो, कंफ्यूज आ दिया। अरे सही है, सही है, सही है। तो क्यों कंफ्यूज करते हो मुझे? सही तो है, नहीं है तो ये नहीं है, बाकी तो है। कैसे बच्चे हो रहे, टीचर को भी कंफ्यूज कर देते हो। चलो सही है वो क्वेश्चन। इसको करते हैं, एक आदमी एक ट्रांजिस्टर को 10% हानि, तो बेटा लॉस परसेंटेज, हानि प्रतिशत तुमको दिया है 10%, ठीक है। और बेचा यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, अक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या है? 450 है ना। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी डिवाइड में सीपी इंटू 100। फटाफट से सॉल्व कर दो, 500 रुपये जिनका आ रहा सही है। 10% है ना, सीपी का मान निकालना है, एसपी का मान 450 दे के रखा हुआ है। जल्दी से इसको काटा पीटी करो, सीपी का इधर गुणा कर दिया, 10 का अंदर गुणा कर दूंगी, 10 सीपी आ जाएगा, 4 5 2 0 आ जाएगी। इसको इधर ले आएंगे, 9 सीपी हो जाएगा, और 4 5 0 0, 5 नम 45, 500 रुपये आ जाएगा, 500 रुपये आ जाएगा। चलिए, एक धनराशि को ए बी सी डी के बीच में इस अनुपात में वितरित किया गया है, सी को डी से 1000 रुपये अधिक मिलते हैं, तो बी का हिस्सा क्या होगा? सॉल्व करने की कोशिश करें।
चलिए आंसर आया, क्या होगा? एक धनराशि है तो बेटा ए का हिस्सा कितना रहेगा? 5x रहेगा। बी का हिस्सा कितना रहेगा? 2x रहेगा। सी का हिस्सा कितना रहेगा? 4x रहेगा। और डी का हिस्सा कितना रहेगा? 3x रहेगा। अब क्या बोल रहे हैं कि सी को डी से 1000 रुपये ज्यादा मिले। जो भी डी का हिस्सा होगा, जो भी बेटा डी का हिस्सा होगा उससे 1000 रुपये ज्यादा, मतलब इसमें अगर तुम 1000 रुपये जोड़ देते हो तो वो आपका सी का हिस्सा हो जाएगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है। क्या है कि सी को डी से 1000 रुपये ज्यादा मिले, तो जो भी डी का हिस्सा होगा उसमें 1000 जोड़ दोगे वो सी का हिस्सा हो जाएगा। तो सी का हिस्सा कितना है बेटा? सी का हिस्सा है 4x और डी का हिस्सा है 3x और ये 1000। यहाँ से x का मान निकाल लो, 1000 आ जाएगा बेटा। किसका हिस्सा पूछा है? किसका हिस्सा पूछा है? बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा 2x है बेटा, तो बी का हिस्सा क्या आ जाएगा? 2 गुणित 1000 यानी कि 2000। बी का कितना हिस्सा है? 2000 रुपये आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, जिनका भी सी आया बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए आंकड़ों में बहुलक निकाल दो। मोड फाइंड आउट करना है। बहुत आसान है बेटा, सबसे आसान प्रश्न है ये मैथ्स का, अगर आता है तो। पांच बिल्कुल सही है बेटा। कैसे? देखो बेटा, बहुलक कैसे निकालते हैं, मॉड कैसे निकालते हैं। मॉड को फाइंड आउट करना है कि जो भी डाटा तुम्हें दिया गया है ना, इस डाटा में जो नंबर सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हो रहा है, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, वही मॉड होता है। तो देखो, 2 तो 2 बार ही आया है, ये भी 2 बार आ रहा है, ये 2 बार आ रहा है, ये एक 5 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, 5 3 बार आ रहा है बेटा, 5 3 टाइम्स यहाँ पर रिपीट हो रहा है। ओके, तो 5 इज द मॉड। बहुत आसान है। नेक्स्ट, यदि एक आयत की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि कर दूं तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, then what is its size is increases by 20%, then what is the increment in its area? इसकी ट्रिक है। बट बिल्कुल बेटा 44 वाले बिल्कुल सही है। ट्रिक है, कैसी है मैडम? एक्स क्या था? एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई डिवाइड में 100% की वृद्धि होगी। ये ट्रिक याद कर लेना। मैडम ये ट्रिक कब लगेगी? ये ट्रिक लगती है बेटा रेक्टेंगल में। अगर तुम्हें आयत की भुजाओं में वृद्धि दे रखी है, आयत की भुजाओं में वृद्धि दे रखी है और आयत का क्षेत्रफल में वृद्धि पूछे तो ये ट्रिक लगानी है। अगर तुम्हें रेक्टेंगल का एजेस में, साइड्स में परसेंटेज चेंज दे रखा है तो ओवरऑल परसेंटेज इन चेंज इन एरिया के लिए ट्रिक ये है बेटा, ये लगा लेना। तो क्या है बेटा? प्रत्येक भुजा मतलब लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों में सेम इंक्रीमेंट हो रहा है ना। एक्स भी 20 है, एक्स वाई क्या है मैडम? तो बेटा एक्स वाई आपका क्या है? लेंथ यानी कि लंबाई है और वाई आपकी चौड़ाई है। वाई क्या है? उस आयत की चौड़ाई है यानी कि ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ है। ठीक है, तो 20 + 20 और 20 × 20 बटा 100, ये परसेंटेज इंक्रीमेंट आ जाएगा। 44 + 4 सॉरी 40 + 4 44। ये ट्रिक है बेटा। ठीक है, बिल्कुल। होमवर्क बेटा तुम्हारा रिवाइज कर लो। जो जो टॉपिक्स आज मैंने प्रश्न आपके पूछे हैं उन्हीं टॉपिकों को आप अपनी नोट से रिवाइज कर लें। ये होमवर्क और क्या। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 50 प्रश्न हो गए। छुटा तो नहीं है क्या? हो गए, हो गए। ठीक है बेटा, तो ये 50 प्रश्नों का हमारा पेपर था नर्सिंग असिस्टेंट का। बिल्कुल एग्जाम में छपने वाले पेपर जैसा पेपर हमारा था ये। तो जल्दी से स्कोर बताते जाओ, जल्दी से स्कोर बता दो। 47, क्या बात। देख लो बेटा,
ये 47 वाले 40 क्वेश्चन ठीक है ना, बढ़िया स्कोर बढ़ा लो। और 43, 38 वाले को फिजिकल में बुलाया जाएगा। 43 और 47 40 प्लस वालों का सिलेक्शन पक्का, 40 प्लस सिलेक्शन पक्का है ना। देख लो अपनी तैयारी को बेटा, 40 सेव स्कोर नहीं है, 40 बाउंड्री है आज के हिसाब से अगर बात करें। ठीक है, और बैच अपना चल रहा है, सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन पर बैच अवेलेबल है। और कॉम्बो बैच ज्वाइन करिएगा जिसको सब कुछ चाहिए, जिनको सब कुछ चाहिए, क्योंकि एक लाइव बैच भी मिलेगा जो कम प्राइस का है। अब बच्चे उसको ज्वाइन कर लेते, फिर बोलते हैं हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, हमें चैप्टर वाइज टेस्ट चाहिए। तो बेटा अगर आप सब कुछ चाहते हैं, टेस्ट चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, लाइव बैच, एमसीक्यू रिकॉर्डेड पुराना वाला बैच जिसमें एमसीक्यू करवाए हैं मैंने, वो सारा आपको इस कॉम्बो बैच में मिल जाएगा। ऑल इन वन पैकेज है आपकी नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी के लिए। एनसीईआरटी बेस्ड पूरा हमारा सिलेबस है। ठीक है, तो लाइव बैच में आपको सिर्फ लाइव बैच ही मिलेगी, मतलब जो लाइव चल रहा है सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, और 50 टेस्ट सीरीज मिलेगी। इसके अलावा तुम्हें चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करना है, एमसीक्यू चाहिए, तो फिर आप फाउंडेशन रिकॉर्ड जो है बैच हमारा कॉम्बो वाला बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बैच का प्राइस बेटा 899 है ना, 899 है, सब कुछ मिलेगा बेटा। और ये लाइव वाला बैच है 599, वो भी इसी में ही मिल जाएगा, कॉम्बो वाले में मिल जाएगा। बेटा अभी तो आप लोगों के लिए हमने जो है डिस्काउंट रखा था नए साल में, है ना, तो डिस्काउंट आपके टाइम आते रहते हैं। चलिए बात कर लेना बेटा, ये भी डिस्काउंटेड है बेटा, ये भी डिस्काउंटेड ही है। इतना सारा डाटा आपको बहुत कम प्राइस में, रिजनेबल प्राइस में ही मिल रहा है बेटा। इतना तो किताब का प्राइस होता है जो आप मांग रहे हैं। नेक्स्ट जो है आपका सब कुछ इसमें कवर करवाया जा रहा है बेटा, है ना। ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन मिल जाएगी। अगर आपको कुछ सपोर्ट चाहिए या कोई समस्या हो तो आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर हमारा दिया गया है। बैच के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो भी आप, अरे बेटा होमवर्क बोल तो दिया मैंने, होमवर्क बोला तो है, अभी क्या ही होमवर्क दें आप लोगों को। वैसे तो होमवर्क में आज का होमवर्क यही है कि जिन जिन टॉपिकों से हमने आपकी बायोलॉजी के क्वेश्चन करे हैं उनको रिवाइज कर लेना, यही होमवर्क है। अब एक स्पेशल क्वेश्चन, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, फिर अच्छा क्वेश्चन बनाएं फिर। है ना, कम्युनिटी टैब में डाल दूंगी, वहां पे कर लेना, है ना। अभी इंस्टेंट फिर अच्छा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, पोल डाल दिया जाएगा, वहां पे कर लेना। और बाकी आपका होमवर्क यही है कि जो हमने पढ़ा है आज वो रिवाइज कर लें। देखो बेटा ऐसा है कि बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, मैडम आप आर्मी में हो, आप नर्सिंग असिस्टेंट में हो, आपके हस्बैंड है, क्या है क्या नहीं है। तो बेटा इतना बता सकती हूँ मैं आप लोगों को कि मैं डिफेंस से ही बिलोंग करती हूँ, है ना। हम मेरा जो बैकग्राउंड है वो डिफेंस ही है ना, डिफेंस ही है मेरा बैकग्राउंड। ओके चलिए, ओके तो सभी बच्चे ध्यान रखिएगा, एएमसी रिलेशन वाले स्पेशली जिनका 7 तारीख को पेपर है, रिवाइज 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 एंड रिवाइज। जब तक परीक्षा नहीं हो जाती ये शब्द भूलना मत, रिवाइज करना, क्योंकि चीज़ें हम भूल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं हम भूल जाते हैं। तो रिवाइज करिएगा बेटा, सिलेबस भी कंप्लीट करो, साथ में रिवीजन भी करो। ओके चलिए, तो मिलते हैं फिर अगली कक्षा में अगले पेपर सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।